नमस्कार। जीवन शैली कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मोहिता कोठियाल मनादुली। दर्शकों, क्या आप जानते हैं कि अपनी ज़िंदगी को सरल और आधुनिक बनाने की इस होड़ में हम अपनी ज़िंदगी को और बीमार करते जा रहे हैं। इस भाग दौड़ भरी ज़िंदगी में हम लगातार आगे बढ़ने की होड़ में लगे हैं, जिससे हमारी सेहत बहुत पीछे छूटती जा रही है। अनिद्रा, तनाव, डायबिटीज़, ये कुछ ऐसी बीमारियां हैं जो अब सिर्फ बीमारियां नहीं हैं बल्कि हमारी ज़िंदगी का हिस्सा बन गई है। फास्ट फूड खाने की वजह से हमारी सेहत खराब हो रही है। ज़्यादा टीवी देखना, लैपटॉप में समय बिताना है, देर रात तक उठने की वजह से हमारा सुकून, हमारा चैन लगातार यहाँ पर खत्म होता जा रहा है। हम सब जानते हैं कि इस आधुनिक जीवन शैली की वजह से हमारी दिनचर्या प्रभावित हो रही, हमारी सेहत खराब हो रही है, लेकिन हम लोग इस ओर ध्यान नहीं देते। तो आपको सचेत करने के लिए आज हमने यही विषय चुना है, आधुनिक जीवन शैली और इससे जुड़ी बीमारियाँ। और इस विषय पे बात करने के लिए हमारे साथ बेहद खास मेहमान यहाँ पर मौजूद है। इनका परिचय मैं आपको करा देती हूँ। हमारे साथ यहाँ पर डॉक्टर कश्मीर शर्मा जी मौजूद हैं, जो असिस्टेंट प्रोफेसर हैं मेडिकल कॉलेज हरिद्वार की, और इसी के साथ मैं आपको बताऊँ कि एक फिटनेस कोच भी है। मैम, बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार। और आपको बता दूं दर्शकों कि लगभग 4 साल से ये फिटनेस के क्षेत्र में काम कर रही हैं। लगभग 1200 लोगों को ये अवेयर कर चुकी है अपने फिटनेस को लेकर। तो मैम, इसके लिए भी साधुवाद आपको। तो चलिए मैम, जैसे हमने बात की आधुनिक जीवन शैली और इससे जुड़ी बीमारियां, तो सबसे पहले कि आधुनिक जीवन शैली और जीवन शैली को आप किस तरह देखती हैं और किस तरह परिभाषित करती हैं? देखिए, जीवन शैली जैसे नाम से पता चलता है, जो हम हर रोज़ अपने जीवन में रोज़मर्रा की ज़िंदगी में करते हैं जी। हमारा उठना बैठने का समय, खाना पीना, चलना फिरना, बच्चों के साथ समय बिताना, सोशलाइजेशन करना, ये सब कुछ हमारी जीवन शैली में इंक्लूडेड है ना। तो जो पुरानी जीवन शैली थी 1860 सेंचुरी, 17th सेंचुरी और आज की जो 21वीं सदी है, बहुत फ़र्क है जी। इतना टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट हुआ है, हम लोग इतना ज़्यादा सोशल मीडिया, लैपटॉप, टीवी, इनसे इतना जुड़ गए हैं कि हमारी जो फिज़िकल एक्टिविटी थी, फैमिली लाइफ थी, बच्चों के साथ जो हम समय व्यतीत करते थे, सब कुछ बहुत कम होता जा रहा है जी। जिसकी वजह से हमारी मेंटल हेल्थ, फिज़िकल हेल्थ, सोशल हेल्थ, तीनों पे बहुत बड़ा असर पड़ता जा रहा है। और इस आधुनिक होने की होड़ में, जैसे आपने बोला, हम अपनी हेल्थ को काफ़ी पीछे छोड़ते जा रहे हैं। और यही वजह है, अगर आप देखेंगे कि जो बीमारियां आज से 60s, 70s की उम्र में हुआ करती थी लोगों को, आज वो 30s, 40s और इवन 20s के यंग जनरेशन में मैं देख रही हूँ। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम अपने जीवन शैली पे इतना काम करें कि हम अपने जो रोज़मर्रा के काम हैं उसके साथ अपनी अच्छे जीवन शैली को भी जोड़ के आगे बढ़ पाएँ। जी, डॉक्टर कश्मीर शर्मा जी, बिल्कुल सही बात आपने कही कि हम बहुत कुछ पीछे छोड़ रहे हैं यहाँ पे। लेकिन जब हम बात करते हैं जीवन शैली और उससे जुड़ी बीमारियाँ, तो आपको क्या लगता है कि आधुनिकता ने जिन बीमारियों को बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया है, या समय से पूर्व जो बीमारियाँ आ रही हैं, वो कौन कौन सी हैं? मुख्य तौर पर जो हम देखें, जो मोटापे से जुड़ी हुई बीमारियां हैं, जैसे आपका डायबिटीज़, हाइपरटेंशन जिसको हम हाई ब्लड प्रेशर कहते हैं, डायबिटीज़ जिसको आप कॉमन भाषा में शुगर की बीमारी कहते हैं, और लिपिड प्रोफाइल जिसको हम LDL, कोलेस्ट्रॉल, ये सब डिरेंज्ड कहते हैं मेडिकल टर्म्स की अगर मैं बात करूं। तो डायबिटीज़, शुगर, हाइपरटेंशन और आपका ऑस्टियोआर्थराइटिस फीमेल्स में, यंग जनरेशन में भी 40s में फीमेल्स को ऑस्टियोआर्थराइटिस की परेशानी आ रही है इतनी कम उम्र में, जो आज से 60s और 70s में आया करती थी। तो मुख्य तौर पर यही बीमारियां हैं। और एक हम मेटाबॉलिक सिंड्रोम करके बात करते हैं, जो कि एक क्लोज सर्कल है रिलेटेड विद ओबेसिटी, डायबिटीज़, हाई ब्लड प्रेशर। एक क्लोज चक्र है ये, जिससे बाहर निकलने के लिए आपको इंटीग्रेट होके काम करना पड़ता है, जिसको हम मेडिकल टर्म्स में मेटाबॉलिक सिंड्रोम कहते हैं। जी डॉक्टर साहब, जैसे आपने कहा मोटापा, अगर हम देखें आज की तारीख में मोटापा एक बहुत भयानक बीमारी बन के उभरा है। या तो मोटापा, कोई कहते हैं कि हम लगातार मोटे होते जा रहे हैं, या फिर एक है कि हम मोटे ही नहीं हो रहे, हमारा शरीर का जो विकास हमें लग रहा नहीं हो पा रहा है, जिस हिसाब से हमारी एज के साथ ग्रोथ होनी चाहिए। तो ये दोनों चीज़ें जो हैं, क्यों हम बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं? देखिए, जो दूसरा विषय जिसमें आपने बोला कि हम उतना ग्रोथ नहीं कर पा रहे हैं, ये वाले लोग इंडिया में अब बहुत कम हैं, है ना। ये बहुत ही बिलो पॉवर्टी लाइन में बोलूँगी, जो लोग सच में जिनको न्यूट्रिशन की बेहद कमी है, उन्हीं में ऐसा देखा जा रहा है। लेकिन इंडिया में जो उभरती हुई परेशानी है वो मोटापा है, आप भी जानते हैं। तो इसी की वजह से इंडिया हमारा डायबिटीज़ कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड बनता जा रहा है। अगर आपने न्यूज़
जैसे आप देखते ही हैं, तो डायबिटीज़ कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड इंडिया बनता जा रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ ओबेसिटी, ओवरवेट, है ना। अगर आप बच्चों की बात करें तो इंडिया रैंक सेकंड इन चाइल्डहुड ओबेसिटी नाउ, बच्चों के मोटापे में नंबर सेकंड पे है इंडिया। तो आप सोच सकते हैं कितनी गंभीर समस्या है ये। मैम, जो ये आंकड़े आपने बताए, जो हम फैक्ट्स जानते ही हैं, तो ये फैक्ट्स जो हैं ये तो बहुत ऐसे फैक्ट्स है कि अगर हमें पता है उसके बावजूद हम अपने पे कार्य नहीं कर रहे तो आगे समय में तो ये सबसे भयंकर बीमारी बन के उभरेगा। बिल्कुल, यही तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है आज की डेट में। हम अपने बच्चों को आप आज से 10 या 20 साल पहले जाइए, जब आप और हम बच्चे थे, तब आप सोच कर देखिए आप कितनी बार बाहर रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते थे जी। या आप कितनी बार बाहर से खाना ऑर्डर तो होता ही नहीं था शायद तब, उस वक्त तो नहीं था। उस वक्त तो आपको शायद सिर्फ बाहर जाके रेस्टोरेंट में या होटल में खाना खाने ही जाते हो। आप साल में शायद 3 या 4 ओकेजन्स ही होते होंगे, आपका बर्थडे, आपके घर में किसी इंपॉर्टेंट इंसान का बर्थडे या एनिवर्सरी कुछ, है ना। आज की डेट में आपके हाथ में एक मोबाइल है जिसमें लाखों ऐप्स हैं, आप 5 मिनट में खाना ऑर्डर करिए, आपके टेबल पे सर्व हो जाएगा। इतना इजी एक्सेस ऑफ जंक फूड हमारे छोटे छोटे बच्चों को जो मिल रहा है आजकल। हम बच्चों को बेटा ये वाला काम कर लीजिए, आपको ये वाली चॉकलेट मिलेगी, या ये वाला चैप्टर कंप्लीट कर लो, आपको ये आइसक्रीम मिलेगी। आप खुद उनको रिवॉर्ड की तरह दे रहे हैं जी। तो ये आप बच्चों को ये सिखा रहे हैं कि ये एक रिवॉर्ड है जो आपको मिलेगा आपका ये वाला काम खत्म करने पर। जी। तो इसी की वजह से वो मेंटल मेकअप भी बच्चों का चेंज हो रहा है कि ये एक ऐसी चीज़ है जो शायद कोई बहुत अच्छी चीज़ है और मुझे ये काम कंप्लीट करने पे ये मिलेगी। तो आप अपने बच्चों को अभी से सिखा रहे हैं ये। बिल्कुल सही कहा आपने कि हम अपने बच्चों को आज शुरुआती तौर पे हम ही इसकी शुरुआत कर रहे हैं। तो इसकी शुरुआत ना हो इसके लिए पेरेंट्स को किस तरह कार्य करना चाहिए, क्योंकि जीवन शैली को सुधारने में पेरेंट्स का बहुत बड़ा रोल है। एक बच्चा एक मिट्टी की तरह होता है, आप उसको जिस मोल्ड में ढाल देंगे वो उसी मोल्ड में ढल जाएगा, है ना। तो अगर आप उसको आज से ही अच्छी आदतें सिखाएंगे, लेकिन यहाँ पे एक बहुत बड़ा विषय ये आता है, सिखाएंगे का मतलब ये नहीं है कि आप उसको बोलेंगे बेटा आप फ्रूट्स खाइए, जबकि आप बैठ के क्या खा रहे हैं, चॉकलेट। जी। तो पहले आपको वो चीज़ अपनी जीवन शैली में लानी होगी, तभी आपका बच्चा आपकी बात सुनेगा। जी। अगर वो देखेगा कि मेरे पेरेंट्स सुबह उठ के व्यायाम करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, वॉक करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, योगा करते हैं, तो आपका बच्चा सीखेगा। जैसे मैं अपनी बात बताऊं, मेरी बच्ची 7 साल की है, उसे पता है एक्सरसाइज की इम्पोर्टेंस क्या है। वो आज भी जिस दिन अगर मैं जिम नहीं जाती हूँ किसी भी वजह से, वो मुझसे ये पूछती है मम्मा आज आप जिम क्यों नहीं गए हो। जी। तो ये बच्चे आपको देखकर ही सीखते हैं, है ना। तो आप बच्चों को वो जो आपके जंक फूड हैं, जो उनके लिए बहुत हेल्दी खाना नहीं है, उसको उनको ये समझा के रखिए कि बेटा ये आपके लिए अच्छी चीज़ नहीं है, बट ऐसा भी नहीं है कि आपको कभी नहीं मिलेगा, है ना। आपको मिलेगा जब मान लीजिए कि महीने में एक बार या, है ना, उसका एक लिमिटेशन। अब मैं ये बोलूँ कि आप उस बच्चे को कभी नहीं देंगे या साल में कभी एक बार देंगे, ये पॉसिबल नहीं है, ये प्रैक्टिकल आज की लाइफस्टाइल में पॉसिबल नहीं है ना। तो आप उसको लिमिट करिए, उसको ये समझाइए कि एक अच्छा खाना क्या है, एक अच्छा आहार क्या है, अच्छा उसके लिए व्यायाम करना कितना ज़रूरी है, कितना पानी पीना उसके लिए ज़रूरी है, कितना सोना उसके लिए ज़रूरी है। आप आजकल इतने बिजी हो जाते हैं अपने काम में, बच्चा आपका बैठ के टीवी के सामने बैठा हुआ है, 2-2 घंटे 3-3 घंटे वो समय व्यतीत कर रहा है टीवी के सामने। आप सोच रहे हैं बच्चा बिजी है, हम भी अपना काम कर रहे हैं, है ना। तो उसको ये आदत पड़ती जा रही है कि एक खराब जीवन शैली वो शुरू से ही देख रहा है। तो इसका पूरी बात का जो क्रक्स था वो ये है, जब तक पेरेंट्स अपनी जीवन शैली नहीं सुधारेंगे बच्चा नहीं सुधर सकता। अब जैसे आपने मैम ये कहा कि हमें जीवन शैली को सुधारना है, कि आपको लगता है कि जैसे आधुनिकता की ओर हम बढ़ते जा रहे हैं, हमारे काम करने का तरीका चेंज हो गया, हमारे काम करने के समय का परिवर्तन आ गया है। अब कोई दिन में काम करता है, कोई सुबह काम अर्ली मॉर्निंग काम कर रहा है, कोई नाइट में काम कर रहा है। तो जो हमारा ये काम करने के समय का जो परिवर्तन आया, उसके साथ हम अपनी जीवन शैली को कैसे संतुलित रख सकते हैं? इसको संतुलित करने का सिर्फ एक ही तरीका है, चाहे कोई इंसान दिन में काम कर रहा है, रात में काम कर रहा है, कभी भी काम कर रहा है, उसके पूरे टाइम टेबल कैलेंडर होता है हम सबका कि आपकी ये वाली मीटिंग इतने बजे है, ये वाली मीटिंग इतने बजे है। आपके कैलेंडर में कहीं पे भी आपकी बॉडी के लिए आधा घंटा मार्क ज़रूर होना चाहिए। और मुझे नहीं लगता कि अगर आप 24 घंटे में से 30 मिनट भी अपनी बॉडी को नहीं दे सकते तो फिर इस शरीर का कोई फ़ायदा ही नहीं।
यही है जो आपको 60, 70, 80, 90 जब भी आप तक जियोगे सपोर्ट करेगा, है ना। आपके बच्चे तो चले जाएंगे पढ़ने बाहर, शादी के बाद वो भी चले जाएंगे, तो आपके साथ कौन रहेगा? आपका ये शरीर ही आपका साथ देगा जी। और अगर आप इसको स्वस्थ नहीं रखेंगे, कल को आज से 20 साल या मैं आज से 20 साल बाद अपने आप को देखूं, अगर मैं फिट नहीं हूं, अगर मैं एक अनहेल्दी लाइफस्टाइल जी रही हूं और मैं अपने बेड पे पड़ी हुई हूं, अपने रोज़मर्रा के काम खुद से नहीं कर पा रही हूं, तो मेरे जो बच्चे हैं उनके ऊपर भी मैं लाइबिलिटी हो जाऊंगी ना जी। उनके ऊपर भी मैं बोझ हो जाऊंगी एक तरीके से। वो ये नहीं मानेंगे कि मेरे पेरेंट्स मेरे लिए बोझ हैं, लेकिन ऐसा आपको तो लगेगा ना अगर आप रोज़मर्रा के काम भी नहीं कर पा रहे हो, है ना। तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपने टाइम में आधे घंटे का समय ज़रूर मार्क करके रखें कि ये मेरी बॉडी के लिए टाइम है। और अगर आप 6-7 दिन भी नहीं कर पाते हैं तो उससे कोई बहुत फ़र्क नहीं है, आप 4 दिन भी करिए, 0 से बेहतर है जी। 0 से 4 इज़ बेटर, 0 से 2 भी बेहतर है, 2 दिन भी करिए आप, है ना। और खाना खाने के बाद आप 10 मिनट वॉक कर लीजिए, चाहे वो लंच हो चाहे डिनर हो, दोनों के बाद अगर आप 10-10 मिनट भी वॉक करेंगे उससे भी आपका ब्लड शुगर लेवल भी कंट्रोल होता है। तो जो डायबिटीज़ की समस्या से हमारी बहुत सारी पब्लिक परेशान है, उससे भी हमारा ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल होता है। सेकंड चीज़ जो आपने बोला कि हम अपनी आधुनिक ज़िंदगी में इसको कैसे इनकॉर्पोरेट करें, ढालें, तो नींद हम इतना इग्नोर करते हैं, नींद को, अपनी स्लीप को इतना इग्नोर करते हैं कि हमारा काम रात में 10 बजे फिनिश हो गया है लेकिन हम 12 बजे तक बैठ के बस मोबाइल में स्क्रॉलिंग कर रहे हैं, अपना वीडियोस देख रहे हैं, हमें समय बर्बाद कर रहे हैं ना। हाँ, तो अगर आप 10 बजे काम ख़त्म हो गया है, 10:30 या चलिए 11 बजे तक भी आप सो जाते हैं, तो वो 7 से 8 घंटे की नींद आपकी बॉडी को रिपेयर करती है। जैसे आप कार को सर्विस पर डालते हैं, ऐसे आपकी बॉडी को भी रिपेयर चाहिए ना? तो वो हर रात रोज़ जो आपकी बॉडी रिपेयरिंग मांगती है, उससे आप वो रिपेयरिंग नहीं होने दे रहे जी। तो वो 4 से 5 घंटे की नींद आपको हर तरीके से इफ़ेक्ट कर रही है। आपकी स्लीप साइकिल ख़राब होने से फीमेल्स में हार्मोनल डिस्टर्बेंसेस होते हैं, तो जो आज की PCOS जैसी बीमारियां हैं, थायराइड इश्यूज़ हैं, है ना, ये सब हार्मोनली लिंक्ड हैं। तो थायराइड इश्यूज़, PCOS इश्यूज़ आपके ये स्लीप ख़राब होने से भी होते हैं। तो वो 7 से 8 घंटे की नींद आप ऐसे समझ के चलिए कि वो नॉन नेगोशिएबल है, वो आपको चाहिए ही चाहिए, है ना। उसका असर आपको तब फील होगा जब आप सच में उसको लेना शुरू करेंगे। जी। अभी तो हम ये सोचते हैं कि नहीं, मेरे पास इतना ही समय है, 4 से 5 घंटे ही मैं सो सकती हूँ, इससे ज़्यादा मेरे पास टाइम ही नहीं है। जी। लेकिन आपको पता चलेगा अगर जब आप एनालाइज करेंगे कि आप वो रात का 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा आप सिर्फ वेस्ट कर रहे हैं। मैम, जैसे आपने ये 2 बातें कही, एक तो आपको व्यायाम को हमें अपनी ज़िंदगी में ज़रूर शामिल करना चाहिए अगर आपको फिट रहना, और एक आपने नींद की बात कही। अक्सर ये होता है कि हम लोग किसी भी कार्य को करने से पहले ये सोच लेते हैं ये कार्य कैसे नहीं किया जा सकता। ये हमारी एक सोच होती है कि हम नेगेटिव पॉइंट को पहले लेते हैं, पॉजिटिव चीज़ को बाद में कि नहीं हम इसलिए नहीं कर पा रहे। अगर आप, शायद आपके पास इतने लोग आते होंगे तो जब आप उनसे ये बोलती होंगी अपनी दिनचर्या को ऐसे रखिए, तो वो कहते हैं मैं, हम पे तो वक्त ही नहीं है। पहला प्रश्न शायद यही होता होगा उनका। तो ये जो माइंडसेट हमारा बन चुका है कि नहीं भाई मुझे तो सुबह उठना है, फिर बच्चों को स्कूल भेजना है, या फिर जो मेल है उसको अपने ऑफिस जाना है, तो वो सोचेगा मैं कैसे टाइम निकालूंगा। तो ये जो हमारा माइंडसेट है, आपको लगता है कि आपके पास जब क्लाइंट्स आते हैं तो पहले उनके माइंडसेट पे हमें आपको काम करना पड़ता है? बिल्कुल, माइंडसेट के बिना चेंज तो कोई फिजिकल चेंज पॉसिबल ही नहीं है। अगर आज से मैं 4 साल पहले ये सोच लेती कि मेरे पास वक्त नहीं है, मेरे पास भी बच्चे हैं, मेरे पास भी जॉब है, तो मैं भी ये सोच सकती थी। लेकिन मैं क्लाइंट्स को सबसे पहले यही चीज़ बताती हूँ कि जब तक आप उस चीज़ को प्रायोरिटी नहीं बनाएंगे, वो आपकी प्रायोरिटी लिस्ट में ऊपर नहीं आएगी, तब तक आप उसके लिए समय निकाल ही नहीं सकते। क्या आप कभी सुबह उठकर ये सोचती हैं कि मेरे पास आज ब्रश करने का टाइम नहीं है, या आपके पास नहाने का टाइम नहीं सोचते हो ना? तो फिर ये उतना ही इम्पोर्टेंट क्यों नहीं है? ब्रश करने में आप अपने दांतों का ध्यान रख रहे हैं, व्यायाम करने से, एक्सरसाइज करने से आप अपनी बाकी बॉडी का ध्यान रख रहे हैं, तो ये उतना ही ज़रूरी है। अगर आज आप 7 दिन तक ब्रश नहीं करेंगे तो दांतों में क्या होगा, आप इमेजिन कर सकते हो, है ना। अगर आप 7 दिन एक्सरसाइज नहीं करोगे तो आप सोच के देखिए, आप तो काफ़ी पब्लिक तो करती ही नहीं है, तो सोच के देखिए सालों से वो आपकी बॉडी आपको कैसे आपका सपोर्ट कर रही है, यही बहुत बड़ी बात है अभी तक, है ना। तो आपको इसका ध्यान बेहद रखना है। आज मैं पेशेंट्स को जब ICU में भी, सिर्फ क्लाइंट्स की बात ना करके अगर मैं पेशेंट्स की भी बात करूं, तो जब उनको हॉस्पिटल के बेड पे पड़ा हुआ आप देखेंगे, वो आपसे सिर्फ एक ही बात कहते हैं, काश मुझे ये पहले पता होता, या काश मुझे थोड़ा वक्त और मिला होता, है ना जी। तो आपको पहले से पता है क्या ज़रूरी है, लेकिन आपको उसकी इम्पोर्टेंस खुद को रियलाइज़ करवानी है। और मुझे बिल्कुल नहीं लगता अगर आप 30 मिनट्स
30 मिनट कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। और जो लोग ये कहते हैं कि मैडम हमारे छोटे बच्चे हैं या बच्चों हमें नहीं करने देते हैं, ये सारी चीज़, आप अपने बच्चों को अपने साथ बिठाइए, उनको व्यायाम अपने साथ कराइए, उनको भी समझ में आएगा ना कि ये एक ज़रूरी चीज़ है। आप हो सकता है आप तीनों लोग बैठ के, आपके दोनों बच्चे, आप बैठ के साथ में ब्रश करते हो, तो उनको साथ में व्यायाम भी कराइए। और ये तो हो गई व्यायाम की बात। आहार, है ना, हम अक्सर कहते हैं मेरे पास खाना बनाने का वक्त ही नहीं है, मैं तो बस ऑर्डर करना है मुझे तो, है ना, या मैंने कहीं से भी खाना मंगा लेना है ना। तो देखिए, एक ऑफिस में दो तरह के लोग हो सकते हैं। आप बैठे हो, आप अपना घर से टिफ़िन लेकर आए हो जिसमें रोटी है, सब्जी है, दाल है, सैलेड है, पूरा अच्छा हेल्दी फूड है सारा, है ना। आपका कलीग बैठा है, वो हो सकता है ऑर्डर करके कुछ मंगा ले। काम तो दोनों ही कर रहे हो ना आप, और वही काम कर रहे हो आप दोनों, लेकिन दोनों में फ़र्क है, क्योंकि उस इंसान की जो घर से खाना लेकर आया है उसकी प्रायोरिटी अलग है, उसकी हेल्थ उसकी प्रायोरिटी है। तो आपकी हेल्थ आपकी प्रायोरिटी नहीं होगी तब भी आप ऐसा करोगे। देखिए, उन दिनों की बात अलग है कि आज बच्चे घर में बीमार हैं या कोई इमरजेंसी है, वो दिन अलग होते हैं, मैं मानती हूँ सबकी ज़िंदगी में होते हैं, लेकिन अक्सर ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर 30 दिन में से महीने के आप 25 दिन अपना खाना खुद कैरी कर रहे हो, इससे अच्छी कोई बात नहीं है। जी मैम, जैसे आपने हार्मोन्स की बात की थी, इस पे भी हम थोड़ा सा, क्योंकि बात करना ज़्यादा आवश्यक हो जाता है, क्योंकि आज के तारीख में, वर्तमान समय में हार्मोनल डिसबैलेंस बहुत ज़्यादा हो रहा है। इससे जो महिलाओं को या गर्ल्स हैं, इनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। तो इसके शुरुआती लक्षण क्या है, हमें कैसे पता चले कि ऐसा कुछ होने वाला है? देखिए, शुरुआती लक्षण की बात अगर हम करें तो यंग गर्ल्स में सबसे पहले पीरियड एबनॉर्मेलिटीज़ होती हैं। उनके जो महीने की साइकिल्स आती हैं वो इरेगुलर आती हैं या वो लेट आती हैं, तो ये बहुत अर्ली समय से शुरू हो जाता है। कई बार क्या होता है कि आप 18-20 साल की कोई यंग लड़की, उसने अल्ट्रासाउंड कराया और उसको पता चला कि मुझे PCOS है या कोई ओवरीज में प्रॉब्लम है। ये शुरुआत 18 या 20 साल से नहीं हुई थी, ये शुरुआत फिर पीछे जाती है। जैसे हमने बात करी कि हम बच्चों को जंक फूड का एक्सपोजर, अर्ली एक्सपोजर, है ना जी, वहीं से शुरुआत हुई थी इसकी, जब बच्चा 8 या 10 साल का था, ठीक है ना। तो इसका सबसे पहला लक्षण वही है कि पीरियड्स की एबनॉर्मेलिटी। फिर फीमेल्स में फेशियल हेयर हो जाते हैं और एनर्जी लो रहना, ऑलवेज थकान रहना, ये सारे नॉर्मली PCOS के आपके लक्षण होते हैं यंग गर्ल्स में। मैम, जैसे आजकल हम देख रहे हैं कि 8 या 9 साल की बच्चियां हैं, उनके साथ भी ये मतलब ये सर्कल है जो शुरू हो जाता है। तो इतनी जल्दी जो शुरुआत अब होने लगी है, क्या मतलब इसमें कुछ आगे चल के उन बच्चियों को प्रॉब्लम होती है, या फिर ये एज क्या अब आधुनिक समय के हिसाब से सही एज है? आप बोल सकते हो आधुनिक समय के हिसाब से ये एज हमने बना ली है, कोई भी हमारे द्वारा बनाई गई है, हमारे द्वारा बनाई गई है, पर ये एज ऐसी थी नहीं। एज तो कुछ ही लोगों में होता था PCOS या PCOD जो हम बोलते हैं, बट ये अभी एज भी हमारे आधुनिक लाइफस्टाइल और हमारे जो खाने पीने का तरीका है उससे बनाई गई है ना। तो आज से 10 साल पहले या 15 साल पहले आप जाएं तो आपकी प्लेट में घर का ही खाना हुआ करता था, है ना। आज बच्चे टिफ़िन में क्या ले जाते हैं आपको भी पता है ना। तो वो फ्राइज़, चिप्स और कुकीज़ हम जल्दी जल्दी में पैक तो कर देते हैं, लेकिन क्या वो सच में आहार है उस बच्चे के लिए? नहीं, है ना। तो ये शुरुआत बहुत अर्ली एज से होती है जो जल्दी मैनिफेस्ट कर जाती है, क्योंकि एनवायरनमेंट भी आप जानते हो बहुत पोल्यूटेड है। जो आज से 10 साल पहले एनवायरमेंटल पोल्यूशन था उससे कहीं ज़्यादा है। तो एनवायरमेंटल फैक्टर्स, फिर हमारा लाइफस्टाइल फैक्टर्स, जेनेटिक फैक्टर्स, क्योंकि हम लोग की जनरेशन भी जल्दी इन सारे चेंजेस से एक्सपोज हो गई, तो हमारे भी जेनेटिक चेंजेस हुए हैं, फिर वो हमने बच्चों में पास ऑन किए हैं, है ना। तो बच्चों में सब चीज़ का मिक्स है, जेनेटिक फैक्टर्स, एनवायरमेंटल फैक्टर्स और हमारी जो जीवन शैली की जो आप बात कर रहे हैं, वो सारे फैक्टर्स मिला के जल्दी हमने बना दी है। ये एज इतनी जल्दी नहीं थी। सिर्फ हार्मोनल डिजीज़ की बात ना करूँ, शुगर, डायबिटीज़ आज की एज में 20s, इवन 30s में कभी शुगर पहले आपने इतना ऑफन नहीं सुना होगा जो आज की एज में। आज की एज में मेरे पास इतने सारे क्लाइंट्स हैं जो 30s की एज में शुगर से डील कर रहे हैं, जो आज से 50 की उम्र में हुआ करती थी कुछ सालों पहले, है ना। उसका भी यही रीज़न है, आहार भी है, लैक ऑफ एक्सरसाइज भी है, और स्लीप जैसे हमने बात करी। और आज की डेट में वर्क स्ट्रेस आप जानते हो सबकी लाइफ में बहुत ज़्यादा है, टाइमलाइंस हैं, इतने घंटे काम करना है, वो सारी चीज़ें भी हैं। तो मैम, जो तनाव है, क्या तनाव हमारी लाइफ स्टाइल को, हमारी दिनचर्या को कितना प्रभावित कर रहा है, क्या लगता है आपको? बिल्कुल, ये भी बहुत ही एक गंभीर विषय है कि स्ट्रेस जिसको हम बोलते हैं। तो
स्ट्रेस आपके अगेन सारे हार्मोन्स को इफेक्ट करता है। स्ट्रेस का जो मेजर हार्मोन है कॉर्टिसोल, जिसकी हम बात करते हैं, तो कॉर्टिसोल आपके इंसुलिन को इफेक्ट करता है, इंसुलिन आपके शुगर लेवल्स को इफेक्ट करता है, साथ में ये मेलेटोनिन जो एक नींद का हार्मोन होता है उसको भी इफेक्ट करता है। तो आपका ये सब क्लोजली इंटरलिंक्ड है। स्ट्रेस ज़्यादा होगा, मेलेटोनिन कम होगा, कॉर्टिसोल ज़्यादा होगा, नींद कम आएगी, शुगर लेवल बढ़ेगा, सब कुछ इंटरलिंक्ड है। तो इसको ठीक करने का तरीका हर छोटे छोटे स्टेप से शुरू होता है। आप आज सोचें कि नहीं, आज मैं ये डॉक्टर साहब की बात सुन के सब कुछ अपनी लाइफस्टाइल 360 डिग्री चेंज कर दूंगी, ऐसा पॉसिबल नहीं है, है ना। आपको हर चीज़ को धीरे धीरे शुरू करना होगा। आज आप अपना आहार ठीक करेंगे, अगले हफ्ते 10 दिन 15 दिन बाद हो सकता है आप व्यायाम करना शुरू करें, उसके 15 दिन 20 दिन बाद हो सकता है आप अपनी नींद में सुधार लाएं, तो आपको समझ में आने लगेंगे कि क्या क्या ज़रूरी चीज़ें हैं। और ये सारी चीज़ें इनकॉर्पोरेट करने के बाद जो आप अपनी एनर्जी में, अपने स्टेमिना में, अपने मेंटल क्लैरिटी कि हमारी काम करने की क्षमता होती है ना। कोई एक बच्चा होशियार होता है और कोई एक बच्चा उसी काम को ज़्यादा समय में करता है, उसी को हम मेंटल क्लैरिटी कहते हैं, है ना। तो अगर आप अपने बच्चे को अच्छा आहार देंगे या आप भी अच्छी लाइफस्टाइल लेंगे तो आप खुद वो डिफरेंस महसूस करेंगे कि जो काम आप पहले शायद 1.5 घंटे या 2 घंटे में कर पाते थे वो आज आप शायद 1 घंटे में कर पाएंगे। तो ये फ़र्क आपको डेफिनेटली फील होगा, है ना। हम सब जानते हैं कि अगर खाना बनाने में एक गृहिणी को कितना समय लगता है, वही हमें लगता है हमें टाइम हमारे पास कम है, हम खाना घर में नहीं बना सकते, लेकिन वही खाना जब ऑर्डर करते हैं तो उम्मीद करते हैं 15 मिनट में वो खाना हम तक पहुंच जाएगा। तो ये तो हमें भी समझना चाहिए ना कि मतलब वो खाना किस स्थिति में पक के आ रहा होगा। तो हम इतने अवेयर हैं आज की डेट में, सोशल मीडिया में इतनी तरीके से है, सब कुछ जानने के बाद कैसी प्रिपरेशन हो रही है, अगर हमारा माइंडसेट हमें यही नहीं समझा पा रहा है कि सही और गलत क्या है, तो हमारी ये सोच है, आपको क्या लगता है किस ओर जा रही है? देखिए, अगर मुझे पता है कि नीचे खाई है, अगर मैं खुद जाके उसमें कूदने की कोशिश करूं तो आप सोचिए मेरी सोच क्या है, है ना। अब मुझे पता है कि होटल्स में, रेस्टोरेंट्स में अच्छे से अच्छे लेवल के काम पे भी वो क्लैरिटी, वो क्लीनलीनेस, वो हाइजीन नहीं हो सकती जो आपके घर के किचन में होती है ना। तो मैंने जैसे आपको बोला, ओकेजनली किसी वजह से या मजबूरी में वो सही है, या आज कोई सेलिब्रेशन है या कोई ख़ास ओकेजन है, वो ठीक है, बट इसको रोज़मर्रा का हिस्सा नहीं बनाया जाए तो बहुत बेहतर होगा। आपको अगर आप थोड़ा सा होशियारी, स्मार्टनेस जिसको हम बोलते हैं, उससे काम करेंगे तो आपका आहार घर पे ठीक हो सकता है। देखिए, आहार की बात मैं करूँ तो इंडियन खाने में, आहार में सबसे ज़्यादा किस चीज़ की कमी है, वो है प्रोटीन। पूरे जीवन शैली कार्यक्रम में अगर हमने प्रोटीन की बात नहीं करी तो ये चर्चा ही अधूरी है ना। प्रोटीन हमारे इंडियन खाने में अनफॉर्चुनेटली और बदकिस्मती से ये अच्छा नहीं है ना। हमारा नाश्ता क्या होता है? आलू का पराठा, पोहा या उपमा, है ना। ये सब कुछ कार्बोहाइड्रेट्स हैं जिसको हम बोलते हैं, है ना। कार्बोहाइड्रेट्स आप सिर्फ खाते हो तो आपके ब्लड शुगर लेवल सडनली राइज करता है और सडनली ही वो ड्रॉप भी करता है, जिसकी वजह से आपको अक्सर एनर्जी क्रैश नाम की चीज़ आपने सुनी होगी, तो वो एनर्जी क्रैश फील होता है ना। अब वहीं पे अगर फॉर एग्जांपल अगर आपका डेली नाश्ता है, मान लीजिए उपमा, है ना, या पोहा, उपमा और पोहा अगर आप इतना कटोरी खाते हैं, आप उसको थोड़ा कम कर दीजिए, साथ में कोई एक प्रोटीन सोर्स इंक्लूड कर दीजिए, है ना। मैंने आपका नाश्ता नहीं बदला, नाश्ता आपका उपमा और पोहा ही है, लेकिन वहीं पे आपने एक प्रोटीन सोर्स, वो कुछ भी हो सकता है, पनीर हो सकता है, अंडा हो सकता है, नॉनवेज जो लोग खाते हैं उनके लिए नॉनवेज हो सकता है, चिकन फिश हो सकता है, वेजिटेरियंस के लिए सोया चंक्स अगर आपने सुना हो, सोया चंक्स हो सकता है, टोफू हो सकता है, और प्रोटीन शेक्स भी हो सकते हैं। अगर आपकी ज़िंदगी बहुत बिजी है, आपके पास समय नहीं है इतना सब कुक करने का, तो आप एक प्रोटीन शेक पीकर भी उस उपमा और पोहा को एक कंप्लीट मील बना सकते हैं। कहा जाता है कि आप शेक्स पी सकते हैं, तो मैम किस तरह के शेक्स पिए जा सकते हैं, और क्या दूध के साथ फ्रूट को मिला के पीना वो कितना सही या गलत है, ये भी आप क्लियर कीजिए कि दर्शक यहाँ पे भी बहुत कंफ्यूज रहते हैं। आप मुझे बताइए, आप जब शेक पीते हो कहीं बाहर जाके तो उसमें दूध और फ्रूट ही होता है ना, वहाँ तो वो बहुत टेस्टी लगता है ना। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप फ्रूट और मिल्क को मिक्स करके नहीं पी सकते। प्रोटीन शेक एक सेपरेट चीज़ है, वो एक बहुत हाई प्रोटीन सोर्स का, हाई प्रोटीन का एक खाने का सोर्स है बेसिकली। और मैं ये नहीं बोलूँगी कि हर एक को प्रोटीन शेक लेना चाहिए। अगर आप अपने खाने से, जैसे मैंने बताया, पनीर, टोफू, सोया चंक्स, दाल, चिकन, दूध, दही, अगर आप इनसे अपना प्रोटीन रिक्वायरमेंट डेली का पूरा कर सकते हैं तो आपको प्रोटीन शेक की आवश्यकता नहीं है।
वो ज़िंदगी आसान बनाने के लिए है ना। जैसे आपने बोला ऑर्डर करना फटाफट, तो ऐसे ही प्रोटीन शेक भी 5 मिनट नहीं 2 मिनट में बनता है। पानी में पाउडर डालो और शेक करके आप फिनिश कर दीजिए। आपके बाहर वाले खाने ऑर्डर से वो जल्दी बन जाता है ना, बस और कुछ भी नहीं है। क्योंकि आप पनीर बनाओगे या टोफू बनाओगे या सोया बनाओगे, आपका समय जाएगा ना उसमें। उस प्रोटीन सोर्स को अपने आहार में इंक्लूड करने के लिए टाइम खर्च करना पड़ेगा। बस इस सोर्स को इंक्लूड करने के लिए टाइम नहीं खर्च करना है, इसलिए ये आसान है। वही बात है कि हमें माइंड मेकअप करना है कि हमें मील तो खाना है, लेकिन उस मील को किस तरीके से खाना है हमें ये डिसाइड करना है। मैम, यहाँ पर मैं चाहूँगी कि आप हमारे दर्शकों को क्या सुझाव देना चाहेंगी कि अपनी जीवन शैली को और बेहतर वो कैसे बना सकते हैं? जीवन शैली को बेहतर बनाने के लिए सिर्फ 5 चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। एक तो सबसे पहले आपका आहार। आहार में आपके हर मील में प्रोटीन ज़रूर होना चाहिए। इस सेंटेंस को मैं दोबारा दोहराऊंगी, हर मील में प्रोटीन। मतलब कि अगर आप रोटी और दाल खाते हैं तो दाल कोई प्रोटीन का सोर्स नहीं है, ये बात सच है जी। इंडियन पॉपुलेशन यही समझती है कि दाल प्रोटीन है। दाल इज़ नॉट प्रोटीन। दाल में 80% कार्ब्स है और 20% प्रोटीन है, तो आप उसको प्रोटीन नहीं कह सकते। तो नंबर 1, हर मील में आपको प्रोटीन डालना है। नंबर 2, आपको 30 मिनट अपने व्यायाम के लिए निकालना जी, है। बिल्कुल। तीसरी चीज़ जो मैं बोलूँगी, 7 से 8 घंटे की नींद, वो हर हाल में पूरी होनी चाहिए आपकी। उससे आपकी बॉडी में ऐसे चेंजेस आते हैं जो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा शायद। जी। चौथी चीज़ आपका स्ट्रेस मैनेजमेंट, जिसकी हम बात करते हैं। स्ट्रेस वो चीज़ है जो आपको धीरे 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 आपकी बॉडी में ऐसे चेंजेस ला रहा है जो आपको शायद पता भी नहीं है कि ये स्ट्रेस की वजह से हो रहे हैं। और 5वीं चीज़ पानी। हम पानी नहीं पीते हैं, है ना। सबका हमें लगता है कि हमें बार बार भूख लग रही है, बार बार भूख लग रही है। वो भूख नहीं होती है, वो पानी की कमी होती है। तो ब्रेन में क्या होता है कि वाटर सेंटर, थर्स्ट सेंटर, जिसको हम प्यास का सेंटर बोलते हैं, और भूख का सेंटर, हंगर सेंटर, ये सब बहुत क्लोज बाय होते हैं जी। जिसकी वजह से जब हमें अक्सर प्यास लगती है तो हमें ऐसा लगता है कि हमें भूख लग रही है, और वो हमारा ब्रेन ट्रेन हो चुका है इस चीज़ को समझने के लिए कि ये भूख है, जबकि वो असल में प्यास है। तो अगर आपको जब भी भूख लगे, आप सबसे पहले 2 ग्लास 1 ग्लास पानी पीजिए। उसके 10 मिनट रुकने के बाद अगर आपको सच में फिर भी भूख लग रही है, तब आपको सच में भूख लगी थी, अदरवाइज वो सिर्फ प्यास थी। तो आप 1 ग्लास पानी पी के भी काम चला सकते थे, रादर आपने जाके किचन में 2 बिस्किट खा लिए। जी, मैम बहुत बहुत धन्यवाद की महत्वपूर्ण जानकारी यहाँ पर देने के लिए। थैंक यू। तो ये हमारे साथ डॉक्टर कश्मीर शर्मा जी यहाँ पर मौजूद थी, जिन्होंने हमको आज जीवन शैली से जुड़ी जो बीमारियाँ, इसके संबंध में बहुत महत्वपूर्ण जानकारी यहाँ पर दी है। उन्होंने बहुत अच्छी बात यहाँ पे जाते जाते कही है कि आपको अक्सर ये लगता है कि आपको भूख लग रही है और आप उस वक्त कुछ खाने के लिए ढूंढते हो, तो आपको ये भी देखना चाहिए कि आपने दिन भर में पानी कितना पिया है। और उन्होंने यहाँ पे फोकस किया है कि आप अपने आहार को संतुलित रखें और जंक फूड को अवॉइड करें और अपने जीवन में व्यायाम को जरूर शामिल करें, क्योंकि अगर आप व्यायाम करते हैं तो आपकी दिनचर्या बेहतर हो जाएगी। नमस्कार।